हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े से हटके हैं। क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, उनके अंदर जो कंसेप्ट यूज होंगे वो वही आम कंसेप्ट यूज होंगे जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सीखे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट की साइड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में थोड़े से नए तरीके से सोचना पड़ जाए, जैसा आमतौर पर हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने करना क्या है कि भाई अपनी पीडीएफ के अंदर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले इनको करने की कोशिश करो। हो सकता है सारे क्वेश्चंस ना निकले, कुछ क्वेश्चंस आपसे निकल जाएं या ज़्यादातर क्वेश्चंस निकल जाएं। फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि सारे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। तो जो क्वेश्चन निकल जाते हैं उनको निकालो खुद अपने आप। ठीक है, जो नहीं निकलते उनको निशान लगा लो और फिर क्या करो, आज या फिर कल एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो जो आपसे नहीं निकले। ठीक है, और उसके बाद फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन ना निकले, फिर आपने सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं देखने जिनका सोल्यूशन नहीं निकला, देखनी आपने पूरी एक्सरसाइज है, चाहे बेशक से आपने सोल्यूशन निकाल लिया हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ ए मॉल बिल्डिंग इज 75 मीटर हाई। ठीक है भाई, तो मैंने एक मॉल बिल्डिंग मान ली है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो फ्लैग पोल है, ये जो जिगजैग लाइन मैंने बनाई है, ये 75 मीटर हाई है। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ ए मॉल बिल्डिंग इज 75 मीटर हाई। टू एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 400 मीटर, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 400 मीटर है। ठीक है भाई, तो ये 400 मीटर है। यहाँ पर ऑब्जर्वर मतलब कि यहाँ पर बंदा बैठा है जो इन चीज़ों को देख रहा है। द मॉल बिल्डिंग एंड द पोल सबटेंड इक्वल एंगल थीटा। देखो इसका मतलब क्या है, ये बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर एक बंदा बैठा है, इस बंदे की आंख पर जो मॉल बिल्डिंग है, मॉल बिल्डिंग कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल बना रही है एग्जैक्टली वही एंगल ये फ्लैग पोस्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्लैग पोस्ट मतलब उसकी आंखों पर ऐसे एंगल बनाएगा ना फ्लैग पोस्ट, ये फ्लैग पोस्ट अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो मॉल की बिल्डिंग है ये भी थीटा एंगल बना रही है। ये दोनों एंगल सेम है। क्लियर है, ये वो कहना चाह रहा है। इफ द हाइट ऑफ द मॉल बिल्डिंग इज 325, और जो मॉल की बिल्डिंग की हाइट है वो 325 मीटर है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो 325 है। अब देखो फर्स्ट टाइम में मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, मतलब 99% आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम में गलत बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप पूरी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लोगे तो ठीक बनने के चांसेस हैं। कैसे? अब अगर आप एक बार देखते हो कि ये 75 है, जो फ्लैग पोस्ट की लंबाई है वो 75 मीटर है, उसके नीचे 325 है, इन दोनों का जो सम है वो 400 है, और जहाँ पर जो अपना ऑब्जर्वर बैठा है उसकी हाइट भी 400 है। तो अब आपको पता चलेगा अच्छा यार ये दोनों हाइट तो सेम है, यानी कि यहाँ पर जो हाइट है और यहाँ पर जो हाइट है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये मैंने जानबूझ के गलत क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को तो पहले क्वेश्चन का पता था कि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है, मतलब वो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि भाई डायग्राम गलत बन जाता है, हाँ उसके बाद वो तुरंत दिख भी जाता है तो उसको काट के नया डायग्राम बना लेते हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल है कि इक्वेशंस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो अब हमें यह पता चल गया कि जो मॉल की बिल्डिंग है और उसके ऊपर जो फ्लैग पोस्ट है उसकी हाइट है, मतलब इन दोनों की हाइट का सम, और जहां पर ये बंदा बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है उन दोनों प्लेसेस की हाइट बराबर है। तो चलिए फिर से डायग्राम बनाएंगे फिर। तो भाई अब की बार चलो बनाते हैं। तो ये अपनी मॉल बिल्डिंग है जिसकी लंबाई 325 है, उसके बाद ये 75 है, और उसके बाद ये 400 है। ठीक है भाई, अब फिर से वही चीज़ बनाते हैं कि ये जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसकी आंख पर ये जो एंगल बना रहा है फ्लैग पोस्ट, तो अब देखो ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगी अब, क्योंकि हाइट बराबर होगी ना, ये भी 400 और यहाँ पर भी 400। तो अब ये जो फ्लैग पोस्ट इसकी आंख पर जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और ये जो बिल्डिंग इसकी आंख पर एंगल बना रही है वो भी थीटा है। ठीक है, तो एक बार इनका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब कुछ खास काम नहीं करना हमने। तो अब उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
इन मीटर ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द पोल। तो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर जो बंदा बैठा है, इसका इस पोल से ये जो डिस्टेंस है ये हमने निकालना है, या फिर ये जो डिस्टेंस है ये हमने निकालना है। ये दोनों बराबर ही बात होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई कुछ एक्स्ट्रा ही इरेज हो गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। कौन सी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं? ध्यान से देखिएगा जरा। ईडीसी, ईडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ईडीबी, बड़ी वाली ईडीबी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ईडीसी के अंदर देखिए कि जो टेन थीटा है वो क्या होगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो यहां पर अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी। ये क्लियर है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होती है, बेस एंगल के पास वाली साइड होती है, और ये हाइपोटेन्यूज होती है जो 90 के सामने हो। तो ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा 75, ये जो परपेंडिकुलर है 75, और ये जो बेस है ना यहाँ पर, ये जो बेस है इसको मैंने मान लिया जी बी, तो 75 ओवर बी। ठीक है, अब ट्रायंगल ईडीबी के अंदर आओ, ट्रायंगल ईडीबी। तो ट्रायंगल ईडीबी के अंदर ये वाला जो एंगल है ये क्या है? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 2 थीटा हो गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां पर अगर ये एंगल 2 थीटा है तो इसके सामने वाली साइड, मतलब कि ये पूरी साइड ये कितनी है? 400। तो दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इसका बेस क्या है? इसका बेस भी यही है बी, तो इज इक्वल टू बी। तो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल थी, उन दोनों के अंदर हमने tan थीटा देखा। अब देखो ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि करना क्या है। देखो यहां पर tan थीटा है, यहां पर tan 2 थीटा है, तो सिंपली tan 2 थीटा को हमने एक्सपेंड करना है और यहां से वैल्यू पुट करनी है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, तो tan 2 थीटा क्या होता है? ये tan a प्लस बी से आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं। ये होएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 बटे बी, और यहां से tan थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। ठीक है भाई, तो देखो अब मैं ये डायरेक्टली पुट कर देता हूं यहां पर 2। मैं अगर ऐसे होता तो इसको ऐसे एक्सपेंड नहीं करता, मैं करता 2 tan थीटा यानी कि 75 बाई बी। अब नीचे नीचे मैं लिखूंगा वही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर 75 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बिकॉज ये है ना tan थीटा। तो 75 स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी को एलसीएम लेके। बी स्क्वायर माइनस 75 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इस बी से ये बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बी चला जाएगा भाई ऊपर, तो ये बी चला गया ऊपर, ये ऐसे बन गया। ठीक है भाई, अब हमने करना क्या है? अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। तो 75 इंटू 2 क्या होता है? 75 इंटू 2 होता है जी 150। तो 0 से 0 गए, 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? 3 और 8 को एक तरफ ले लेता हूं, बी वाली चीजों को एक तरफ ले लेता हूं। तो इस 8 को जरा इस साइड नीचे ले आओ जरा। तो 3 ओवर 8 इज इक्वल टू, इस बी को नीचे भेज दो, नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी माइनस इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ। और मतलब ऐसा करने का एक ही तरीका नहीं है, आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। अब हमने इसको सोल्व करना है बस। तो मैंने कांस्टेंट चीज़ों को एक तरफ भेज दिया और बी वाली चीज़ों को एक तरफ भेज दिया। ठीक है, अब एक बार अगर आप इसको खोल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 75 बाई बी स्क्वायर। तो इससे यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया, मतलब कैसे भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। ये हो गया जी 1। तो अगर मैं इस 1 को इस साइड भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी -5/8। ठीक है, -5/8। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भाई माइनस से माइनस गया। अब हमने निकालनी है बी स्क्वायर की वैल्यू, तो भाई बी स्क्वायर को यहाँ पर ऊपर भेज दो। तो ये हो गया बी स्क्वायर, 5/8 को उस साइड भेज दो, तो ऊपर 8 आ गया, नीचे 5 आ गया। ठीक है, और 75 स्क्वायर को ऐसे 75 इंटू 75 लिख लो। तो ये आ गई जी बी स्क्वायर की वैल्यू। 5 से इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ 15 पर, और जो 75 है इसको मैं 15 पंजे लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बी का स्क्वायर रूट करना है, मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है दोनों साइड। अब देखो ये जो 2 15 हमारे पास हैं, जो हमारे पास 2 15 हैं, इन दोनों 15 में से एक 15 बाहर स्क्वायर रूट करने के लिए। और ये जो 8 है, 8 में से 8 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये सारा काम मेंटली हो सकता है। ठीक है, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये जो एक 4 है इसकी जगह पर 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 5 और 2 यानी कि 10। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30√10।
ठीक है भाई, 30√10 मीन्स द आंसर इज ऑप्शन डी। तो आपने करना क्या है, ये जितने भी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हैं इनको मेरे बताने के बाद एक बार फिर से कर करके देखना है, क्योंकि नहीं तो ये बिना वजह आपको कैलकुलेटिव लगेंगे। ये एक्चुअल में कैलकुलेटिव नहीं है, एक आधा क्वेश्चन होगा जो कैलकुलेटिव होगा, अदरवाइज सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जब आप इनको देखोगे ध्यान से, अगर ऑब्जर्व किया तो मैक्सिमम में आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, एक आधे में नहीं भी पता चलेगा। तो इतना तो यार देखो बनता भी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ए वर्टिकल टावर ए बी हैज इट्स एंड ए ऑन द ग्राउंड। तो एक वर्टिकल टावर है ए बी और इसका एंड जो ए है वो ग्राउंड पर है, तो यानी कि ये ए है ये बी है। लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यहां पर है सी। एंड पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट ए पी इज ट्वाइस ऑफ ए बी। तो जो ए पी है वो ए बी का डबल है, ए बी का डबल है ए पी। पी एक ऐसा पॉइंट है तो ये मैंने खींच दिया पी, ठीक है। तो ए पी जो है वो ए बी का डबल है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, और सी जो है ये मिड पॉइंट है, तो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना यहाँ पर। और ये जो ए बी है क्या हो जाएगी, ये 2 यूनिट हो जाएगी, तो ए पी को मैंने 4 यूनिट मान लिया। ए पी जो है वो ए बी की डबल थी, तो 2 का डबल 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इफ एंगल बी पी सी इज बीटा, तो एंगल बी पी सी, तो भाई बी पी सी ये है, ये है एंगल बीटा। देन फाइंड टेन बीटा। तो टेन बीटा की वैल्यू क्या है। तो देखो भाई, जैसे ही आपको मतलब इसको अप्रोच कैसे करना है, मैंने कैसे अप्रोच किया और कैसे कोई भी एक आम नागरिक कैसे अप्रोच करेगा। देखो कि हमने टेन बीटा निकालना है, तो अगर आपको टेन बीटा निकालना है तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढोगे जिसके अंदर बीटा है। तो भाई बीटा वाली जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, कहीं पर भी राइट एंगल बन नहीं रहा, हमें सीधा सीधा पता है। तो अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर मान लो मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, या फिर ऐसे मान लो कि एक बार समझाने के लिए कि इस पूरे एंगल को मैं अल्फा मान लूं, ये पूरा एंगल, और इस एंगल को मैं अल्फा की जगह एक्स मान लो, चलो आपका माइंड अच्छा रीड करेगा। इस पूरे एंगल को मैं एक्स मान लूँ, इस एंगल को वाई मान लूँ, तो मुझे करना क्या है, मुझे एक्स में से वाई घटाना है। समझ में आ रही है बात। मुझे एक्स में से इस पूरे बड़े एंगल में से ये नीचे वाला एंगल घटाना है, तो ये बीटा आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब मैंने देखा कि ये बीटा तो तभी निकलेगा बड़े एंगल में से नीचे वाला छोटा हिस्सा घटेगा। तो अभी आपने डरना नहीं है कि भाई ये कैसे घटेगा, देखो अभी करते हैं काम। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं। अब मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, एक बार मैं आपके सामने नाम लूंगा तो ध्यान से उन्हें देखिएगा। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ए पी सी। ए पी सी बनी है कि नहीं बनी है, जी हाँ बिल्कुल बनी है। और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, क्लियर है। और मैं क्या करूंगा, मैं भाई मेरे दिमाग में सीधा सीधा क्लियर है, इस पूरे बड़े एंगल में से ये छोटे वाला एंगल घटाऊंगा ताकि मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल एपीसी को देखिएगा जरा, एपीसी, इसके अंदर मैं निकाल रहा हूं टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 4, मुझे मिल गया। अब मैं ट्रायंगल एपीबी के अंदर यहां पर निकाल रहा हूं 10। देखो अब ट्रायंगल एपीबी देखो जरा, ट्रायंगल एपीबी के अंदर, ट्रायंगल एपीबी के अंदर यहां पर जो एंगल है वो पूरा है, ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ बीटा को आप ले लोगे। ट्रायंगल एपीबी के अंदर ये एंगल पूरा है, तो अगर आप निकालोगे टेंजेंट तो वो अल्फा प्लस बीटा दोनों का निकालना पड़ेगा, टेन अल्फा प्लस बीटा। और इस ट्रायंगल के अंदर फिर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है पूरा, परपेंडिकुलर और बेस होता है टेन थीटा, तो 2/4, बेस क्या है ये 4, तो यानी कि ये हो गया जी 1/2। अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, हमें निकालना है जी टेन बीटा। तो टेन बीटा कैसे निकलेगा, टेन बीटा निकलेगा जब मैं इसमें से ये वाला घटा दूंगा, अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा घटा दूंगा तभी तो बीटा निकलेगा। तो अब मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मेरे पास एक एंगल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैंने इसको मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, या फिर उल्टा मान लो, वैसे कुछ भी मानने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग जिसमें कंफर्टेबल है वो मानना चाहिए। तो मैंने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। तो एक्चुअल में मुझे करना क्या है, मुझे करना है 10x - y।
ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आता है, tan x माइनस tan वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू tan वाई। क्लियर है मेरे भाई? तो मैं बस ये अप्लाई करूंगा, ये अप्लाई करने के लिए ये नहीं है कि मैं एग्जाम में ये लिखूंगा, ये चीज तो मैंने पहले ही देख ली थी कि इस बड़े एंगल में से छोटे वाले को घटाऊंगा। तो चलो अब देखो, अब मैंने किया क्या है, अब मुझे तो पता ही है कि मैंने इस वाले में से ये वाला घटाया है, तो tan अल्फा प्लस बीटा में से अगर मैं tan ये अल्फा वाला ये वाला घटा रहा हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो मुझे पता है बीटा बचेगा। तो अब मैं एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan a माइनस बी वाला, ठीक है, दिस माइनस दिस वाला। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है। तो भाई ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 1/4 यानी कि 1/8। तो ऊपर हो गया 1/4 और नीचे हो गया जी 9/8, तो 8 चला गया ऊपर, तो 4 दूनी 8, तो 2/9, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो एक्चुअल में अब जब आप इस क्वेश्चन को करके देखोगे तो पाओगे कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, और ये जो अल्फा बीटा वाला मतलब ये जो थी ये एक समझ थी, आपको समझाना पड़ा अल्फा प्लस बीटा इस टाइप से करके, अदरवाइज ये एक थॉट प्रोसेस है बस कि भाई बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफी पुराना क्वेश्चन भी है। द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो हमारे सामने एक माउंटेन, एक पहाड़ है, ठीक है, मतलब पहाड़ ऐसे खड़ा नहीं होता, आप ये मान लो ये पहाड़ का टॉप है, ठीक है, ये पहाड़ की चोटी है। अब है क्या, इसकी जो समिट है, समिट बोलते हैं कि भाई इसकी शिखर, ठीक है, इसकी चोटी सबसे ऊपर वाली, तो इसकी जो चोटी है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो यहां से जो पहाड़ है उसकी शिखर का, उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री है। ऐसा मामला चल रहा है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, देखो देखो कि पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ के नहीं गए बंदे, पहाड़ ऐसे मतलब ऐसे अजीब सा होते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से, पॉइंट ए से इस पहाड़ का, इसको मान लो बी सी, इस पहाड़ के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 है, आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चढ़े हैं टुवार्ड्स द माउंटेन अपॉन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के इंक्लाइन पर चढ़े हैं। 30 डिग्री के इंक्लाइन पर चढ़ने का क्या मतलब है कि ऐसे, मतलब कि ऐसे खड़े नहीं जा रहे, 30 डिग्री के इंक्लाइन पर चढ़े हैं। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री के इंक्लाइन पर सिर्फ 1 किलोमीटर चले, यानी कि ये जो है ये 1 किलोमीटर चले हैं स्टार्टिंग से, यहां से लेकर यहां तक। और अब द एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अब हमने पहाड़ के सिर के तरफ देखा, जब हम 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, 30 डिग्री के एंगल पर चढ़ रहे थे, तो हमें पता चला कि अब जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब वो 60 डिग्री का हो गया। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि हम 30 डिग्री पर चढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिचुएशन समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इतना डायग्राम तो इसको पढ़कर हमें पता लग जाएगा। अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये ड्रॉ कर दिया और अब मैं इनके नाम दे रहा हूँ ए बी सी, तो हो गए डी ई एफ। अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर देखना। देखो भाई ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, ये एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो एक तो मैं इस एंगल को यहाँ से हटा रहा हूँ, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। ये एंगल हो गया जी 30। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है, इसके अंदर देखो यहाँ पर एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, दैट इज ए डी ई। सबसे पहले ए डी ई देख पा रहे हो, ए डी ई के अंदर मेरे को बताओ, आपको कुछ पता चल रहा है? 30 60 90 वाली है ट्रायंगल, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो 90 के सामने क्या है बताओगे जरा? तो भाई 90 के सामने है 1 किलोमीटर, तो 30 के सामने क्या होएगा? 90 के सामने हमेशा डबल होता है 30 के सामने वाला। अब 90 के सामने 1 है तो 30 के सामने हाफ होएगा, आधा। 90 के सामने वाले का आधा होता है 30 के सामने। तो ये जो डी ई है ये हाफ आ गया, तो ये जो है इसके सामने ये भी हाफ आ जाएगा भाई, सीधी बात है, ये भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से शुरू करो, ध्यान से सुनो। अब की बार, अब मैं जो आपको बताऊंगा ये थोड़ा ऐसा ट्रिकी पार्ट है कि ये शायद इजीली आपको स्ट्राइक ना करे, और अदरवाइज कर भी सकता है, फर्स्ट टाइम में कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहां पर ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है, ये 45 का है जो मैंने ब्लू ड्रॉ किया।
तो 45 में से 30 तो नीचे रह गए, 45 में से 30 गए, ऊपर वाला एंगल बच जाएगा जी 15 डिग्री का। ठीक है, अब देखो, अब मुझे किसी तरह ये एंगल भी निकालना है, मतलब ये मैंने 15 डिग्री का निकाला, मेरा टारगेट है कि मैं यार कोई एंगल निकालूं इनमें से। जस्ट वैसे ही स्टार्टिंग में मैंने देखा कि भाई कैसे निकालें, शायद अगर कोई मिल जाए तो। फिर अगर आप इस पॉइंट पर देखते हो, मतलब ये क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में जब आप इस क्वेश्चन को करते हो, मैंने तो 2-3 साल पहले किया था, तो तब थोड़े से लग गए थे 5-6 मिनट के, यार कैसे करें, ऐसे करें, वैसे करें, हिट एंड ट्रायल से। तो फर्स्ट टाइम में बिल्कुल नए क्वेश्चन को करते हो तो कई बार एग्जाम में भी 5 मिनट लग जाते हैं, पता है आपको। जो 1 मिनट पर क्वेश्चन या 1.5 मिनट पर क्वेश्चन की जो थ्योरी है, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कई क्वेश्चन में 5 मिनट लगेंगे, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ एक्चुअल में कई क्वेश्चन में 5 सेकंड भी लगते हैं, कईयों में 10 सेकंड भी लगते हैं, 30 सेकंड में भी कई क्वेश्चन होते हैं। तो वो टाइम कंपनसेट होता है एक क्वेश्चन का दूसरे में, समझ गए। तो हमेशा ऐसे मतलब सनक मत रखना अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन मेरे से 1.5 मिनट में भी नहीं हुआ तो मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है। नहीं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, और आप कौन से वक्त पर उसको कर रहे हो, मतलब कि पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार, समझ में आ रही कि उस टाइप के क्वेश्चन को, उसी टाइप के क्वेश्चन को दूसरी बार करोगे तो बहुत कम टाइम में कर दोगे। और एग्जाम में आप ऐसा क्यों सोच के जा रहे हो कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइम करेंगे? नहीं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को हो सकता है हम फर्स्ट टाइम करें, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फिर से कंसंट्रेट करते हैं। तो ये जो पॉइंट ई है, इसके चारों तरफ जो एंगल है उनका सम कितना होएगा? उनका सम होएगा मेरे भाई 360। तो यहाँ पर देखो 60 डिग्री यहाँ पर हो चुका है, 90 डिग्री यहाँ पर हो चुका है, 60 डिग्री यहाँ पर हो चुका है। तो 60 + 60 120, 120 + 90 210 डिग्री तो हो चुका है 360 में से। तो बचा कितना है भाई? बच गया है 150 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 150 डिग्री का है। और ये जो 3 एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होएगा। तो 180 में से 150 यहाँ पर हो गए, बच गए 30, 30 में से 15 यहाँ पर हो गए, 15 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही ये एंगल निकाले फिर तो आपको पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये जो अपनी साइड है, अरे भाई रुको एक बार, ये जो अपनी साइड है ए ई, अब पढ़ो फिर से, ए ई और ई सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? इससे फायदा क्या होएगा? ए ई 1 किलोमीटर है तो ई सी ये भी 1 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब आप आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल ई एफ सी के अंदर। ई एफ सी, तो ई एफ सी के अंदर 90 के सामने क्या है? 1 किलोमीटर है। तो फिर 30 के सामने क्या होता है? 90 के सामने डबल होता है ना 30 के सामने का, तो 30 के सामने हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये जो ई एफ है ये हो गई जी हाफ। तो इसके सामने वाली डी बी भी हाफ हो जाएगी, हालांकि डी बी की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो 30 के सामने हाफ हो गया, तो फिर 60 के सामने क्या हो जाएगा? 60 के सामने होता है √3 टाइम्स, तो हाफ का √3 टाइम्स, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ √3 और उससे नीचे हाफ। और एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है? एग्जामिनर ने हमसे पूछी है माउंटेन की हाइट। तो माउंटेन की हाइट कितनी हो जाएगी भाई? जोड़ दो इन दोनों चीज़ों को, हाफ √3 को और हाफ को, तो दोनों में से हाफ कॉमन ले लो, तो 1 + √3, तो ये क्या आ गया? √3 + 1/2। आंसर इज ऑप्शन बी। तो समझ में आ गई बात? ये चीज़ मैं बताने को आपको तेज भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, हर एक चीज़ विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ। छोटी से छोटी चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है सिखाते वक्त। उसके बाद आप प्रैक्टिस से, एक बार आपको बढ़िया तरह से मैंने सिखा दिया और आपने विजुअलाइज करके सीख लिया, उसके बाद कंप्लीट सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस पे है, आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए हाइड्रोजन फिल्ड बैलून असेंडिंग एट द रेट ऑफ 18 km/h वॉज ड्रिफ्टेड बाई विंड, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं कि भाई क्वेश्चन के अंदर जो हो रहा है वो है क्या? एक उड़ते हुए बैलून को विंड ने धकेल दिया है, हवा ने धकेल दिया है। तो एक्चुअल में ये है क्या वो मैं आपको समझा दूं, फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो ये जो बैलून होते हैं ये इस तरह के होते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो नॉर्मली जब बैलून, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है कि ए हाइड्रोजन फिल्ड बैलून असेंडिंग, असेंडिंग मतलब कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, और उसकी स्पीड भी बताइए कितनी स्पीड से उठ रहा है। तो नॉर्मली जब ये बैलून ऊपर उठेगा तो एक इस तरह से, ऐसे जब वो आपको दिख रहा है इस तरह से ऊपर उठेगा, समझ रहे हो? लेकिन अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर ने बोला कि बैलून ऐसे ऊपर उठ रहा था,
बैलून ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा था, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उठ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हवा भी उसको ड्रिफ्ट कर रही थी, हवा ने भी उसको धकेला। तो जब हवा ने उसको धकेला और वो ऊपर भी उठ रहा है, बैलून ऐसे उठ रहा है, हवा उसको ऐसे धकेल रही है, मतलब इस साइड से धकेल रही है, किसी न किसी एक साइड से तो मानना ही पड़ेगा ना। तो क्या होएगा, उसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर ना होके ऐसे तिरछी होएगी। समझ में आ रही है बात? उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ तो वो जाएगा ही, लेकिन इस तरह से जाएगा कुछ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो खुद ऊपर जा रहा है, हवा उसको इस साइड धकेल रही है, तो वो ऐसे बीच का रास्ता लेगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जाएगा। तो यहां पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो भी वर्टिकल मूवमेंट होगी, जो भी उसकी जितना भी डिस्टेंस वो कवर करेगा वर्टिकली ऊपर की तरफ, वो बैलून अपनी स्पीड के कारण कवर करेगा, वो गुब्बारा। और जो भी डिस्टेंस वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली, मतलब कि हवा की तरफ कवर करेगा, वो हवा के कारण कवर करेगा। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई? बेसिक सी बात है। इसके बाद अब क्वेश्चन का डायग्राम बनाना भी इजी हो जाएगा आपके लिए, समझना करना भी इजी हो जाएगा क्वेश्चन को। तो चलो भाई इस बैलून को भगाते हैं, अब करते हैं। A hydrogen filled balloon ascending at the rate of 18 किलोमीटर पर आवर was drifted by wind, उसको विंड धकेल रही थी। Its angle of elevation at 10th and 15 minutes। अब ध्यान से देख लीजिएगा बात को। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, मान लो ये धरती है। तो इन्होंने क्या बताया है कि 10वीं मिनट पर, मतलब कि बैलून ने उड़ना स्टार्ट किया तो 10th मिनट पर, तो मान लो 10th मिनट पर जो बैलून है वो यहां पर है 10वीं मिनट पर। क्लियर है भाई? जब उसको 10 मिनट हो गए उड़ते हुए तो यहां पर बैलून है। तो उसके बाद अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बैलून ऊपर की तरफ उड़ रहा है, जी हाँ उड़ रहा है, तो 15वीं मिनट पर बैलून यहां पर होना चाहिए। मान लो 5 मिनट के बाद बैलून यहां पर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा भी उसको साइड में धकेल रही है। तो एक्चुअल में बैलून कहां पर होगा? एक्चुअल में बैलून कहीं और होएगा ऐसे, मतलब मान लो कि यहां पर होएगा, वो ऊपर भी उठा है, हवा ने भी धकेला है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो अब इन्होंने क्या बताया है, चलो देखते हैं। मतलब कि वो साइड में कहीं पर होगा। तो यहां पर मैंने मान लिया, तो एग्जामिनर ने क्या बोला है, एट 10th मिनट जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। तो यहां से मैं मान रहा हूं कि भाई 10वीं मिनट पर जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, अरे भाई ये, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर ये 60 डिग्री था। अब उसको हवा ने धकेला है, अब उसको हवा ने धकेला है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया है। तो हमें ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा नीचे मानना पड़ेगा ऐसे। समझ में आ गई बात? ऐसे 45 हो गया है ना ऐसे। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा सा बना लेता हूँ, ऐसे समझने में दिक्कत होगी। पॉइंट को थोड़ा पास बनाऊंगा तो ईजी रहेगा आपके लिए। ये लो, ये ऐसे देखो, स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 था, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया मेरे भाई 45। क्लियर है? तो यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये रही दो राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम पता है खुद क्यों बनाए? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो खुद बना के मैं बने बनाए दे देता फिर वो बात नहीं रहती। तो ये 60 का है, ये 45 का है। अब देखो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ए बी सी और बी डी ई। बस हमने अब यही काम करना है। देखो बिल्कुल इजी हो गया। अब एक बार ये समझ गए ना, दो राइट एंगल ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट लगेंगे। यहां पर जो बैलून है पॉइंट ए पर ये 10वीं मिनट पर था, और यहां पर जो बैलून है ये 15वीं मिनट पर था। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा जरा। देखो बैलून की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैलून ऊपर बढ़ रहा है। तो मेरे को एक बात बता दो जरा, यहां पर बैलून 10वीं मिनट पर पहुंचा था 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट में वो कितना चला होगा? 10 मिनट एक घंटे का कितनी होती है? एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 10 मिनट एक घंटे का 1/6 होती है, छठा हिस्सा 10 मिनट। तो एक घंटे में वो 18 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 मिनट में, 10 मिनट मतलब कि एक घंटे का छठा हिस्सा, वो 3 किलोमीटर जाएगा। तो 10वीं मिनट में जो उसकी हाइट थी वो कितनी थी? वो 3 किलोमीटर थी। ये वो 3 किलोमीटर हाइट पे था। उसके बाद वो भी ऊपर चलता रहा और हवा भी उसको धकेलती रही। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इतना डिस्टेंस तो बैलून ने कवर किया है और इतना डिस्टेंस हवा ने कवर करवा दिया उसको, ऐसे इतना डिस्टेंस उसको हवा ने कवर करवा दिया। समझ में आ गई बात?
अब खेल क्या था, इतने ऊपर बैलून जा पाया है, इतने इधर उसको हवा ने धकेल दिया। अब देखो, तो ये छोटे वाली ट्रायंगल हमें पता लग गई। तो अब एक बार इस 45 डिग्री को मैं हटा देता हूं। देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर 60 के सामने क्या है 3, तो यहां पर कौन सा एंगल होएगा, यहां पर होएगा 30 डिग्री का। तो 30 के सामने क्या होएगा, 30 के सामने होएगा जी 3 को √3 से डिवाइड कर दो। 60 के सामने जो होता है वो √3 गुना होता है, तो वो हो जाएगा √3। ये जो डिस्टेंस है ये √3 है। मतलब कि इस पॉइंट से ये √3 इतने डिस्टेंस पर था 10वीं मिनट पर। ठीक है, अब देखो सी से लेकर ई तक पहुंचाने का काम हवा ने किया, उसको पॉइंट सी से ई तक हवा ने पहुंचाया, इतना डिस्टेंस हवा ने कवर करवाया उसको। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं। दूसरी ट्रायंगल के अंदर वो 15वीं मिनट में यहां पर था, 15वीं मिनट में, तो 15 मिनट 1 घंटे का चौथा हिस्सा होती है, 1/4। तो भाई 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रही है चीज, तो चौथे हिस्से में जाएगी 9/2 किलोमीटर, 1/4 ऑफ 18, 18 का 1/4। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 9/2 है। क्लियर है। अब इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो, कौन सी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, बीईडी के अंदर, बीईडी के अंदर ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था 45। तो 45 के सामने 9/2 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होएगा। तो 45 के सामने ये पूरी ये कितनी होएगी, ये 9/2 होएगी। क्लियर है। तो हवा ने कितना डिस्टेंस कवर करवाया है, ये अब आपको दिख रहा है। हवा ने कितना डिस्टेंस कवर करवाया, देखो 9/2 ये पूरा है, उसमें से √3 यहां से यहां तक का है, तो ये कितना होएगा, ये हो जाएगा भाई वो डिस्टेंस जो हवा ने कवर करवाया है। ठीक है भाई, तो 9/2 माइनस √3, 9/2 माइनस √3, ये डिस्टेंस हवा ने कवर करवाया कितनी देर में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 10वीं मिनट में वो यहां पर था, 15वीं मिनट में वो यहां पर था, तो 5 मिनट का गैप है ये। यहां से ये वाली जो सिचुएशन है पहले वाली और ये दूसरे वाली, इन दोनों सिचुएशन के बीच में 5 मिनट का गैप है। तो 5 मिनट में हवा ने इतना डिस्टेंस कवर करवा लिया। तो 5 मिनट के अंदर अगर हवा ने इतना इनको धकेल दिया, तो हवा की स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर मतलब कि 60 मिनट में कितना धकेलेगी। स्पीड का क्या मतलब है कि 1 घंटे में कितना धकेलेगी, तो 5 मिनट का कितने गुना है 1 घंटा, 12 गुना, 12 पंजे 60। तो भाई 1 घंटे में 9/2 माइनस √3 इंटू 12 इतना वो हवा धकेल देगी। ठीक है, तो बस इसको हमने सोल्व करना है। इसको सोल्व करना बड़ी बात नहीं है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पहले भी बता चुका हूं। 1.73 में पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इजीली अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, अब तो यहाँ पर अब मैं पुट कर देता हूँ इसको, 12 को बाहर ही रहने देता हूँ। 1.73, ये 9/2 क्या होता है, 9/2 होता है भाई 4/4.5। तो 4.5 मतलब कि 450 में से ये घटा लेते हैं एक बार। 10 में से 3 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 2.77 इंटू 12, तो 12 7 84, 12 7 84, 8 4 12, 9 12 दूनी 24, 33.24 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात। समझाने में मैंने इतनी देर लगाई है, कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं ज़्यादा देर लगा रहा हूँ कि एक बार बस विजुलाइज कर लो, उस तरह का क्वेश्चन कुछ भी बदल के भी अगली बार आ जाएगा, तो आप उसको कर लोगे। ठीक है, अब एक बार फिर से करके देख लो इस क्वेश्चन को, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये बताओ भाई, एक बार पहले भी हम कई बार ये क्लाउड के क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसके अंदर बस डिफरेंट क्या है कि ये वेरिएबल्स हैं। मतलब पहले क्या होते थे, पहले वैल्यूज होते थे, यहाँ पर वेरिएबल दे दिए हैं, और वेरिएबल वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना फिर सोल्यूशन देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए हाइट h अबव द लेवल ऑफ वाटर। तो मैंने ये मान लिया कि ये वाटर का लेवल है, तो इससे h हाइट पर यहाँ से अगर हम क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, तो मैंने क्लाउड को मान लिया यहाँ पर, यहाँ से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है जी अल्फा। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स इमेज। तो इसकी इमेज जो है वो पानी में नीचे होएगी यहाँ पर, तो इसकी इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो बीटा है। ठीक है, इन द लेक इज बीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड की हाइट निकालनी है, तो एक बार इनको मिला देते हैं और एक बार इनका नाम रख देता हूं मैं। ABCDE। अब ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं करना है। देखो, अगर ये h है तो ये भी h है,
और इसमें मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन याद नहीं करवाना चाहता कि इसको करना कैसे है, मैंने आपको एक बेसिक फंडा पहले भी बताया है, एग्जैक्टली उसी फंडे से करना है जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाए हैं जिनके अंदर ये वेरिएबल्स होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि 99% क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक कोई ना कोई साइड कॉमन होगी, बस उसकी वैल्यू को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, एक तो ए सी डी, यहाँ पर राइट एंगल रहा ए सी डी, और एक बनी है ए बी सी, ये यहाँ पर राइट एंगल रहा। तो दोनों के अंदर आपको कॉमन चीज़ दिख भी रही है, तो बस इसको इक्वेट करना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब कि डेलिबरेटली मेरे को रास्ता याद नहीं है कि आगे ये आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो इक्वेशन में जैसे चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली दिख नहीं रही, मुझे पता है इनको इक्वेट करूंगा और किसी न किसी तरह मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो देखो अब ध्यान से। तो और एक और चीज़ क्लाउड वाले में क्या यूज़ करते हैं, छाया वाले में, प्रतिबिंब वाले में, कि भाई चीज़ की जो भी हाइट है, क्लाउड की जो भी हाइट है, जितनी भी ऊंचे क्लाउड है एग्जैक्टली उतने ही नीचे उसकी परछाई होगी। ठीक है, तो मान लो क्लाउड की हाइट मैंने यहाँ पर h मान ली, हमने क्लाउड की हाइट निकालनी है ना, तो मैंने कैपिटल H मान ली। तो बस अब हमने कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल H होएगा, उसकी परछाई भी एग्जैक्टली उतनी ही नीचे होगी। ठीक है, तो अब हमारा मिशन क्या है, वन एंड ओनली मिशन, कि भी हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h है और ये पूरा कैपिटल H है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये मैंने क्यों निकाला कैपिटल H माइनस स्मॉल h, देखो अभी पता लग जाएगा। तो ट्रायंगल ACD के अंदर देखिएगा जरा, टेन अल्फा क्या होगा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर h माइनस h है, इसीलिए वो लिखा था। परपेंडिकुलर है h माइनस h ओवर बेस, ये जो बेस है यहाँ पर इसको मैंने b मान लिया, तो दिस इज b। अब आप देखिए ट्रायंगल ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर टेन बीटा इज इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने परपेंडिकुलर है पूरा, यानी कि कैपिटल H प्लस स्मॉल h, कैपिटल H यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद स्मॉल h है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया h प्लस h डिवाइडेड बाई बेस हो गया जी b, वही सेम चीज़ है। तो अब हमने करना क्या है, कोई खास बड़ा काम नहीं करना है, हमने बस इस b की वैल्यू को इक्वेट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस b की वैल्यू को इक्वेट करोगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, इस b की वैल्यू को इक्वेट करते ही। तो चलो, तो अब क्या है, हम अब तक कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो b की वैल्यू को मैं अलग से लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि b को यहाँ पर ऊपर भेजेंगे और इस टेन को यहाँ पर भेज देंगे तो एक कोट बन जाएगा, कोट अल्फा। तो b की वैल्यू ऊपर वाली एक्सप्रेशन में आ जाएगी h माइनस h कोट अल्फा, ये b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ, या फिर दूसरे रंग से कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई, ये b जब ऊपर जाएगा टेन इधर आएगा, तो h माइनस h कोट अल्फा इस इक्वल टू, यहाँ से b की वैल्यू जब आप b को ऊपर भेजोगे, टेन बीटा को इधर भेजोगे, तो ये हो जाएगी h प्लस h कोट बीटा। अब एक और बात, मैं यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी कम चीज़ें लिखने की कोशिश करूँगा, जो मैं एक्चुअल में लिखता हूँ वो है, तो समझाने के लिए उससे तो ज़्यादा ही लिखनी पड़ती हैं। देखो हमें करना क्या होता है कि भाई कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल H जिन जिन टर्म्स में वो सारे अलग लिख लो, जैसे यहाँ पर कैपिटल H है, यहाँ पर कैपिटल H है, लेकिन ये कैपिटल H यहाँ पर कोट अल्फा से मल्टीप्लाई होएगा। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर क्या होएगा कैपिटल H इंटू कोट अल्फा, और इस साइड क्या होएगा, इस साइड होएगा कैपिटल H इंटू कोट बीटा। तो इस वाले टर्म को उस साइड भेज दो, तो कैपिटल H हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर कैपिटल H के मल्टीप्लाई में कोट अल्फा आता, माइनस वहाँ से कोट बीटा आएगा, उसका साइन चेंज होएगा इस इक्वल टू, और जो स्मॉल h वाले टर्म हैं उनको एक तरफ कर दो, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ। तो इन दोनों के अंदर स्मॉल h कॉमन होएगा, यहाँ वाले के पास तो होएगा कोट बीटा, स्मॉल h के पास कोट बीटा होएगा, माइनस यहाँ पर माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट अल्फा। तो ये अगर आप नोटबुक पर लिख के करोगे तो आप भी यहीं पर पहुंच जाओगे। अब देखो भाई, अब हमने कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है, तो बस कैपिटल H के अलावा जो भी मामला है उसको उस साइड भेज दो, तो दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। देखो H इंटू कोट बीटा प्लस कोट अल्फा डिवाइडेड बाई कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इस फॉर्म में आंसर है ही नहीं। देखो ये नहीं है कि जिस फॉर्म में भी आपका आंसर है, आंसर वही है,
भाई ये वाली फॉर्म भी उसी के इक्वल होएगी जो भी आपका आंसर है, तो कल को इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं है, कोट की फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है कल को टेन की फॉर्म में आंसर हो, तो हम कोट को टेन में बदल देते। लेकिन यहाँ पर टेन की फॉर्म में भी आंसर नहीं है, यहाँ पर साइन की फॉर्म में आंसर है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कोट को साइन बाई कोस, साइन की फॉर्म में तो हम बदल नहीं सकते, कोस बाई साइन कर सकते हैं, कोस और साइन की फॉर्म में, तो भाई उसी फॉर्म में बदलो। अब जरा ऊपर मैं बदल रहा हूँ देखो, और इनमें से काफ़ी काम मेंटली हो सकता है, लेकिन आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये हो गया भाई कोस बीटा बाई साइन बीटा प्लस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा सेम चीज़, कोस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस कोस बीटा बाई साइन बीटा। अब ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या हो गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया जी साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर साइन ए प्लस बी हो गया। अब नीचे देखो, और एक और बात, ऊपर साइन ए प्लस बी हो गया और नीचे साइन बीटा बाई साइन अल्फा, ये एलसीएम भी आ गया, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब नीचे क्या आया है, नीचे देखते हैं। नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो इस साइड आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ें सारी लिखने की नहीं है, ये मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, साइन बीटा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा साइन अल्फा, तो ये क्या है, ये है भाई साइन ए माइनस बी, तो ये क्या है, ये है साइन ए माइनस बी। तो सारी चीज़ें ऐसे लिखने की नहीं है, और ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको भी मैं नहीं लिखता, मेरे को पता है दोनों के नीचे सेम चीज़ आ रही है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखो दोनों के नीचे सेम चीज़ आ रही है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा, यहाँ से आंसर होगा जी ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है, अब मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब तक आपके सामने क्या था, सारे वेरिएबल्स थे। अब तक एग्जामिनर ने आपको वैल्यूज़ दे दे के भी तो क्वेश्चन पूछे हैं कि 1.200 मीटर ऊपर है, 1.60 मीटर ऊपर है, 1.100 मीटर ऊपर है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ, उसी अंडरस्टैंडिंग का। तो देखो दूसरे वे से मैं कैसे करके बताता हूँ, मैं एग्जैक्टली एक सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं बोल सकते। एक और बात ध्यान से सुनो, आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं बोल सकते कि 1.150 मीटर ऊपर है, वहाँ से 45 का एंगल है, नीचे 60 का एंगल है। क्या पता जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है कि नहीं, वो एक्चुअल में है कि नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा। समझ रहे हो, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, अब सोच समझ के करूँगा आपके सामने क्रिएट। तो ध्यान से सुनो, मान लो ये लेक का सरफेस है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया जो यहाँ से 60 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई जी 60 मीटर ऊपर। क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए हाइट एच, एच की वैल्यू मैंने 60 ले ली। अबव द लेवल ऑफ वाटर इन ए लेक इज अल्फा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया यहाँ से 30। क्लियर है भाई, यहाँ से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया 30। तो देखो ये भी 60 हो गया, मुझे पता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इस चीज़ को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैंने इसको भी 60 मान लिया, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान लूँ, इसको भी मैंने 60 मान लिया। तो इस चीज़ को मैं जो भी मानूंगा, मैं 60 मान लूँ, 100 मान लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये लगे कि मैं बराबर मान रहा हूँ तो चलो 100 मान लेते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को मैंने मान लिया, √3 से डिवाइड होने वाला भी मान लेते हैं, तो इसको मैंने 90 मान लिया, ठीक है भाई, खुद आपके सामने बदल रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैंने 90 मान लिया। अभी इस सारी चीज़ें इस 90 के अकॉर्डिंग होंगी, अपनी मर्जी से इसको 80 नहीं बना सकते आप। 30 डिग्री के सामने 90 है, तो यहाँ पर 60 डिग्री के सामने क्या होगा, 60 डिग्री के सामने होगा 90√3, ठीक है। ये मतलब ऐसे फिर सिचुएशन को देखना है। और उसके बाद देखो ये क्या है 150, तो इसके एग्जैक्टली 150 नीचे, इसके एग्जैक्टली 150 नीचे क्लाउड की रिफ्लेक्शन होगी। तो अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैं 60 क्यों मान रहा था वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होएगा, तो देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है भाई 210, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये है 90√3। तो अब यहाँ पर थीटा है, ये कितना होएगा, हमें अल्फा की वैल्यू तो पता चल गई 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर 210 है, बेस जो है वो 90√3 है, तो इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं, 0 0,
3 3 9, 3 7 21, तो 7/3√3। तो क्या आप थीटा की वैल्यू बता सकते हो? थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसीलिए यहां पर मैं क्या कर रहा था, देखो जब हम खुद कंडीशन क्रिएट करते हैं ना, तो जब भी मैं कंडीशन क्रिएट करता हूं तो मैं उनकी वैल्यूज को ज़्यादा वेरी नहीं करता। इसीलिए स्टार्टिंग में मैं इसकी वैल्यू को 60 मान रहा था। आप मान दूसरी वैल्यू भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान लो, 90 मान लो, लेकिन उसके लिए वो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशंस रखता हूँ, मैं वैल्यूज़ को सिमिलर रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको 60 मान लिया, ठीक है, ये क्लियर है। ये 60 था तो ये तो 60 हो ही गया। मैंने ऊपर वाली हाइट को भी 60 मान लिया। अब उस हाइट के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ अपने आप डिसाइड होंगी। अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तो 30 के सामने 60 है, तो 60 के सामने क्या होगा, 60√3। अब दूसरी में आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 120 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होएगा, ये होएगा मेरे भाई 120। क्लियर है, डिग्री लग रही है बार बार। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये वाली साइड जो है ये 60√3 है, और ये पूरी साइड इस ट्रायंगल की कितनी है, 180 है। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 180 है, और बेस 60√3 है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो 60 ये 180, तो ये आ गया √3। तो tan थीटा √3 है, यानी कि ये वाला एंगल 60 है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू तो 30 मैंने अज्यूम कर ही ली थी, बीटा की वैल्यू 60 है, हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। हमें क्लाउड की हाइट पता है 120 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 120 है। तो मैंने एच की वैल्यू रख दी, मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी, उस हिसाब से बीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन देगा। ऐसे भी कर सकते हो, उस वे से ना जाके पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, साइन बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा यानी कि 30, एच साइन 30 यानी कि 1/2, और एच की जगह 60 है। ठीक है, नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1, तो ये हो गया जी 30। लेकिन क्लाउड की हाइट जो है वो 120 आनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर 30 आई, तो ये तो नहीं होएगा। ठीक है, एच साइन अल्फा, तो एच इंटू साइन अल्फा यानी कि h/2 यानी कि 60/2, ये भी नहीं होएगा भाई। क्लियर है। अब ये वाला देखते हैं, h की वैल्यू है 60 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1, और नीचे साइन बीटा माइनस अल्फा यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2, तो ये हो गया 120। तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो समझ में आ गई बात। इसके लिए आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जब वैल्यूज को ऐसे अज्यूम करना चाहोगे तो। अब भाई एक बार ये क्वेश्चन और करके दिखा दो जरा। द एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट। तो एक टावर है, उसकी एलिवेशन, एक पॉइंट है जो इसके नॉर्थ में है। तो देखो आपको ये तो पता ही होगा, ये मैंने आपके सामने बना रखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो प्लेन है ना हमारा, ये जो प्लेन है ये, इसके अंदर हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे देखने पड़ेंगे। इसके अंदर ऐसे, ये हमारी धरती है यहाँ पर, ये जो प्लेन है। ठीक है, तो इसीलिए ताकि इसको आप अच्छे से इमेजिन कर पाओ, मैंने खुद आपके लिए एनिमेशन बनाई है। तो देखो ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्चुअल में तो ऐसे हैं, लेकिन हमारी धरती ऐसे लेटी हुई होती है। तो आपको समझाने के लिए इसको मैंने ऐसे लिटा दिया है। ये सारी डायरेक्शन है ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। और ये जो नीचे प्लेन है ना, ये जो क्यूबॉइड है, इसकी धरती आपको दिख रही है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अपनी ज़मीन मान लो, ये अपनी ज़मीन है। तो देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये अपना नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। समझ में आ गई। एक्चुअल धरती पर अब मैं बात कर रहा हूँ। तो बिकॉज ये अलग अलग प्लेन में है ना, ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है, तो 3D में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसीलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये सारे क्लियर हो गए। अब देखो, अब यहाँ पर है भाई, ये अपना एक टावर खड़ा है। अब आपको समझ में आएगा, ये एक टावर खड़ा है। द एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू नॉर्थ, तो जो पॉइंट है वो इसके नॉर्थ में है, तो मैंने पॉइंट ए को मान लिया यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो इसके नॉर्थ में है, तो इस पॉइंट ए से जो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये है भाई 45। तो दूसरे रंग से बनाते हैं इसको। तो पॉइंट ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम ए पॉइंट बी ड्यू ईस्ट, तो ये अगर नॉर्थ में है तो ये ईस्ट में होएगा, ये साउथ में, ये वेस्ट में है। तो पॉइंट बी यहाँ पर ईस्ट में है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, ये अलग प्लेन में बनी है ये वाली ट्रायंगल,
तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरे भाई 30, ठीक है। एंड ए बी, तो अब देखो भाई ये जो ए बी है ये है 40, ये अलग प्लेन में है, ये आपको सब समझ में आया, इसलिए क्यूबॉइड में बनाया है मैंने ये, ठीक है। और ये उम्मीद करता हूँ ये ज़मीन पर है, ये जो मैंने 40 लिखा है पता नहीं डिग्री बनाने की आदत क्यों बन गई, ये जो 40 है ये मैंने ज़मीन पर लिखा है। और ये वाली जो ट्रायंगल है, एक बार इनके नाम दे देते हैं, अब एक बार आपको विजुलाइज करवा दूं उसके बाद। तो अब आप देखिएगा ज़रा, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, वो यहाँ पर ज़मीन पर लेटी हुई है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये होगी। जो ट्रायंगल ए डी सी है वो साइड में खड़ी है, ऐसे क्यूबॉइड के इस फेस पे खड़ी है ऐसे, ठीक है। और जो ट्रायंगल बी सी डी है ये वाली, ये जो आपके सामने जो क्यूबॉइड का फेस है उसके ऊपर खड़ी है, जो सबके सामने फेस दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने 3 राइट एंगल ट्रायंगल होगी, बस ये विजुअलाइज करना है, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ये विजुअलाइज करना है, उसके बाद कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं। देखो क्या करते हैं अब हम, देखो तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लो ए सी डी, ए सी डी ये वाली जो साइड वाले फेस पे है, ठीक है। तो 45 के सामने मैंने मान लिया जी एक्स है, एक्स है, एच है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो 90 का होएगा, ये वाला, तो ये भी 45 का होएगा, तो 45 के सामने यहाँ पर भी एच हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर नीचे ए सी की लंबाई भी एच हो जाएगी। तो अब देखो भाई, अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ, अब कौन सी में आ जाओ, जो मैंने पर्पल कलर की बना रखी है, यानी कि बी सी डी के अंदर आ जाओ, बी सी डी। तो बी सी डी को देखोगे तो 30 के सामने हमने एच मान लिया है, बी सी डी 30 के सामने एच, तो यहाँ पर ये वाला 60 है, तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने होगा √3h, √3h, ठीक है। अब इसको भी एक बार भूल जाओ, इसको भी हटाओ। अब तीसरी ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सी ट्रायंगल में, ए बी सी। देखो इसके अंदर हम कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, बस विजुअलाइजेशन का खेल है। ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर 90 डिग्री कहाँ पर है जरा, 90 डिग्री ये है मेरे भाई, ये नीचे लेटी हुई है, ये ए बी सी, ये ऐसे जमीन पर लेटी हुई ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, देखो 90 के एग्जैक्टली सामने 40 है, ठीक है। और एक साइड हमें पता है √3h, एक साइड हमें पता है h, तो यहां पर भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, h का स्क्वायर प्लस √3h का स्क्वायर यानी कि 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने ट्रायंगल ए बी सी के ऊपर, ठीक है। यानी कि 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देयरफॉर h इज इक्वल टू 20। और हमने जो टावर की हाइट मानी है, जो टावर की हाइट है वो क्या मानी है, वो h मानी है। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो समझ में आ गया सारा खेल विजुअलाइजेशन का था यहाँ पर, क्लियर है। अब एक बार ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, एक बार फिर से ट्राई करो, अगर पहले नहीं भी निकला था, क्योंकि अब शायद आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो गई होगी पिछले क्वेश्चन को देखकर, थोड़ी सी तो इंप्रूव हुई ही होगी। पी क्यू इज ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर बना लिया है ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो पी क्यू ये जो प्लेन है ना, ये मान लेना ये धरती है, ये एक प्लेन है, कोई भी चीज़ खड़ी होगी इसके ऊपर ऐसे खड़ी होगी। मान लो ये आपकी नोटबुक है और उसके ऊपर एक पेन खड़ा कर रखा है ऐसे, ठीक है भाई। तो अब देखो पी क्यू इज ए टावर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैंने पी क्यू एक टावर बना लिया यहाँ पर, ये क्यू बीइंग इट्स फुट, तो क्यू इसका पैर है, ये रहा। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, तो ये जो प्लेन है इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं ए और बी, ऐसे हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमें कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। समझ में आ गई बात, इसके ऊपर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन सच दैट एंगल क्यू ए बी इज 90, तो मैंने ए को कहीं पर भी ले लिया ऐसे, इसी के ऊपर मैं ले रहा हूँ, तो ये मैंने ले लिया भाई ए यहाँ पर, और क्यू ए बी ये मैंने ले लिया मेरे भाई बी, ये जो अपना हरा हरा है इसी के ऊपर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्यू ए बी जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है भाई, एंड ए बी इज 40, और ये जो ए बी है ये 40 मीटर है। इट इज फाउंड दैट कोट एंगल पी ए क्यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब खेल शुरू हो रहा है इमेजिनेशन का। अब जो मैं चीज बना रहा हूं काले रंग से, ये एक खड़ी ट्रायंगल है पी ए क्यू, ये हवा में खड़ी ट्रायंगल है पी ए क्यू, ठीक है भाई। तो ये ट्रायंगल कैसे खड़ी है, ऐसे मतलब हवा में खड़ी ट्रायंगल है ये, ठीक है। जैसे ये लाल ट्रायंगल हवा में खड़ी है ना इसके ऊपर, और
कोट एंगल पी ए क्यू इज 3/10, तो पी ए क्यू इस वाले एंगल का अगर ये थीटा है तो कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इस ट्रायंगल का बेस 3 है और परपेंडिकुलर 10 है। ठीक है भाई, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 10 है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ आपसे। अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला है, कोसेक एंगल पी बी क्यू, तो पी बी क्यू, तो फिर से एक और ट्रायंगल बन रही है, ध्यान से देखिएगा इसे, ये वाली जो मैं वॉयलेट कलर से बना रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल एक और प्लेन में खड़ी है, पी बी क्यू हवा में खड़ी है। ये मान लो इसको मैंने फाई मान लिया, तो पी बी क्यू हवा में खड़ी ट्रायंगल है। कैसे, जैसे मैंने एक और ट्रायंगल क्रिएट की है, तो जो दो ट्रायंगल खड़ी है ना वो कुछ इस तरह से खड़ी है जैसे ये दो ट्रायंगल खड़ी है। अब शायद आपको इमेजिनेशन क्लियर हुई है, दो ट्रायंगल हवा में खड़ी हैं, एक साइड उन दोनों की कॉमन है। तो यहाँ पर कोसेक, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो है, यानी कि ये वाला, ये क्या है, ये है जी √5, और इसका जो परपेंडिकुलर है यानी कि ये वाली साइड जो यहाँ पर 10 गिवन है, ये 2 है, क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो पता है ना, ये 2 यूनिट है ये वाली साइड। ठीक है, तो अगर अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो बेस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 5 माइनस 4 1, यानी कि 1, यानी कि बेस हो गया 1। ठीक है, मैंने ये सारी साइड्स निकाल ली। अब ध्यान से देखो भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये जो पी क्यू है, इसकी लेंथ हमें 1 से तो मिली 2, और 1 से हमें मिली है 10, 1 से 2 मिली है, 1 से 10 मिली है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दोनों को बराबर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वॉयलेट वाली है ना, इसको मैं 5 गुना कर देता हूँ, वॉयलेट वाले दोनों को, ताकि रेशियो मैच हो जाए इसकी। तो 5 दूनी 10, ताकि मैं दोनों चीज़ों को इकट्ठे यूज कर पाऊँ, 5 एकम 5। अब मैं इनको इकट्ठे यूज कर सकता हूँ, ये 10 है तो ये 3 है तो ये 5 है। क्लियर भाई, और ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, यूनिट्स में है। अब हम इनको आपस में यूज कर सकते हैं, यानी कि इनको आपको कैसे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये 10x है तो ये 3x है तो ये 5x है। अब आप तीसरी ट्रायंगल की तरफ आ जाओ, तीसरी ट्रायंगल की तरफ आ जाओ, कौन सी, ए बी क्यू। ए बी क्यू ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल यहाँ पर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होएगा, इसके जस्ट सामने ये होएगा 5x। ठीक है, तो आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है 5x और एक और साइड दिख रही है 3x, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट याद आया, 3 4 5। पाइथागोरस भी लगा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ट्रिपलेट दिख रहा है सामने, तो अगर ये 3x है, ये 5x है और ये 40 है, ये इसीलिए ट्रिपलेट नजर आ रहा है ये 40 देख के, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है, x की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, x की वैल्यू 10 आ गई, एक्चुअल सिचुएशन 10 गुना है, तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, 30 40 50 का बन गया ना, और ये 10x की जगह 100 हो गया। समझ में आ गई बात। तो कैलकुलेशन तो इसके अंदर नहीं की, तो इसको कैलकुलेटिव इक्वेशन नहीं बोल सकते, हार्ड टू विजुअलाइज बोल सकते हैं, या डायग्राम बनाना समझ में ना आए हो सकता है स्टूडेंट को, लेकिन जो विजुअलाइजेशन मैं आपको करवा रहा हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, सो द आंसर इज ऑप्शन ए 100 मीटर। क्लियर है मेरे भाई, ये दोनों ट्रायंगल समझ में आई ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है कि अगर आपने पहले ट्राई कर भी लिया है तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, अगर नहीं ट्राई किया है आपने पहले तो एक बार ट्राई कर लो और उसके बाद उस हिंट का यूज़ करना आप। ठीक है, डायरेक्टली हिंट का यूज़ मत करना। तो हिंट ये है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगी, ठीक है, उनके अंदर जो कॉमन साइड होएगी उसको आपने इक्वेट करना है। क्लियर है, और लाइक ये हम पहले भी करते आए हैं, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तो चलिए अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एक बैलून है और इसको कोई बंदा देख रहा है, तो जब वो पर्सन इस बैलून को देख रहा है तो उसकी आंख पर ये अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा एंगल कैसे बना रहा है कि मान लो यहाँ पर उस पर्सन की आंख है, ठीक है, ऐसे ये उसकी पलकें हैं, तो यहाँ पर उस पर्सन की आंख है, तो जब वो इसको ऐसे देख रहा है तो यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है। ये बैलून इतना बड़ा है कि जो एंगल जो कवर कर रहा है ये बैलून उसकी आंख पर, वो अल्फा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, मतलब उसकी आंख पर बैलून इतना चौड़ा है कि अल्फा एंगल बन रहा है, लेकिन बैलून जमीन से इतना ऊपर है कि उसका सेंटर जो एंगल बना रहा है, उसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जमीन से, वो बीटा है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सेंटर से एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ। ठीक है,
ये हमने बेस ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं इस सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया है, अगर इस लाइन को ज्वाइन करें तो बीटा। क्लियर है, सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो भाई, अब आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं, और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने बताया कि भाई जो रेडियस है वो आर है, तो मैं दोनों रेडियसेस को, दोनों रेडियाई को मिला देता हूँ, दोनों त्रिज्याओं को। ठीक है, ये मैंने मिला दिए। तो एक बार मैं इसका नाम रख देता हूँ सारे पॉइंट्स का। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातें सुनो। सबसे पहले आपको क्या बात पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपना बैलून है ये स्फेरिकल है। तो यहाँ पर मैं 2D में आपको दिखा रहा हूँ। 2D में एक सर्कल की तरह ये है कि किसी भी सर्कल को अगर किसी एक पॉइंट से ऐसे हम टेंजेंट्स बनाते हैं, किसी भी एक पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट से टेंजेंट बनाए हैं, अगर उस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल सिमेट्री वाली आपको फील आ रही है कि भाई ये बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जाएगी। तो हाँ, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों बराबर होंगे। ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी इस एंगल के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप इसके रेडियाई को ड्रॉ करोगे, रेडियस को ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट को। ठीक है, तो चलो अब इस चीज़ का, इस नॉलेज का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो साइड है ये रेडियस है इसका, ये जो साइड है ये रेडियस है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि उस पर्सन की आंख पर ये जो एंगल बना है ये अल्फा है। ठीक है, और एक ये है कि सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है। ये दो चीज़ें, ये दो एंगल हमें बताए हैं। और यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से 2 राइट एंगल ट्रायंगल तो एग्जैक्टली एक जैसी हैं। एग्जैक्टली एक जैसी क्यों है? क्योंकि वो एक पॉइंट से जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पर ऐसे, और रेडियाई को मिलाया, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बना, यहाँ पर भी 90, और बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है उसके कारण ये जो ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली, ये दोनों ट्रायंगल जो बनी है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्टली एक जैसी है। तो इन दो ट्रायंगल में से किसी भी एक को हमने यूज करना है, किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो राइट एंगल ट्रायंगल अपनी बनी है ADE। ADE को देखो जरा, ये वाली जिसके अंदर यहाँ पर राइट एंगल है, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है एक ACD। तो ACD ये वाली जिसमें यहाँ पर राइट एंगल है। तो इन दोनों में से तो हमने किसी भी एक को यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ADE को ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कौन सी को ले रहे हैं? तो ADE। अब एक दूसरी राइट एंगल, तो ये तो बनी है राइट एंगल ट्रायंगल ADE आंख के ऊपर, ऑब्जर्वर की आंख के ऊपर, अवलोकनकारी की आंख के ऊपर जो अल्फा एंगल बना। तो यहाँ पर ये जो लाल लाइन है ये इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये लाल लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, कोण द्विभाजक का। तो ये वाला एंगल α/2 हो गया, ये वाला एंगल भी α/2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। और दूसरी जो उसने बात बताई है, अल्फा एंगल आंख पर बन रहा है। दूसरी बात बताई है कि भाई जो उसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है, यानी कि ये वाला एंगल बीटा है। तो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ये सेंटर के एंगल ऑफ एलिवेशन वाली, यानी कि जिसके अंदर यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पर राइट एंगल है, यानी कि दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। ठीक है मेरे भाई, ABD जो सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रही है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की नॉलेज को यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ADE ये वाली ट्रायंगल है, इसको मैं अभी मार्क करूंगा, ये वाली। ठीक है, और ये तो हो गई ADE। और ABD कौन सी ट्रायंगल है? ABD ये वाली ट्रायंगल है जिसको मैं अभी मार्क करूंगा, ये वाली, जिसको मैं हरा मार्क कर रहा हूं। तो इन दोनों के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई ये जो AD है ना, AD ये कॉमन लाइन है। तो हमने करना क्या है, बस इस कॉमन लाइन की लेंथ को इक्वेट करना है। ये छोटा सा काम है, ये हिट एंड ट्रायल से इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हम, जस्ट क्लियर है, हम अपने दिमाग से इसको कर रहे हैं। हमें पता लग गया कि क्या करना है, क्योंकि अब तक हम ये करते आए हैं। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर जो कॉमन लाइन है उनको इक्वेट करते आए हैं। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं अपना गेम। तो देखो अब ध्यान से, तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल नंबर 1 को यूज कर रहा हूं जिसका नाम है ADE। ठीक है भाई, तो इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो अब देखो हमें कौन कौन सी साइडें पता हैं। एक तो देखो हमें जो साइड यूज करनी है वो ये लाल वाली है। लाल वाली साइड क्यों यूज करनी है?
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा, या तो टेन थीटा लगाऊंगा, या कोट थीटा लगाऊंगा, या कोस थीटा लगाऊंगा, या साइन थीटा लगाऊंगा, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा। लेकिन टेन लगाऊं, कोट लगाऊं, कोस लगाऊं, साइन लगाऊं, कौन सा लगाऊं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी साइड्स अवेलेबल हैं। एक तो हमने साइड ए डी, ये जो लाल डॉटेड लाइन है, इसको यूज करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने है। ठीक है भाई। और दूसरी जो चीज हमें पता है वो रेडियस है। वो क्या है? वो रेडियस है इस ट्रायंगल के अंदर, इस बैलून का रेडियस आर। तो देखो, ये जो रेडियस है, अगर मैं अल्फा बाई 2 को कंसीडर करूं, एंगल अल्फा बाई 2 को, जो इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इसके सामने जो साइड है वो क्या होगी? क्योंकि मान लो एंगल अल्फा बाई 2 ऐसे है, तो इसके सामने वाली साइड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान लो अल्फा बाई 2 ऐसे है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी नीचे वाली बेस, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने होता ही है। ठीक है। तो ये जो आर है ना, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं बताओ जरा? हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर यूज होता है? एक तो साइन थीटा और एक इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो इनमें से किसी को भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं साइन थीटा यूज कर रहा हूं, तो भाई साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर है इनका रेडियस, हाइपोटेन्यूज मैंने एच मान ही लिया। ठीक है। अब तक समझाने में इतनी देर लगी, अदरवाइज ये बेसिक पॉइंट है कि अच्छा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनको यूज करेंगे। तो ये समझ होनी जरूरी है, एग्जाम में तो पता लगता है कि कैसे क्वेश्चन पे हमने प्रोसीड करना है। अब जो दूसरी ट्रायंगल है, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल, वो है जी ए बी डी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी के अंदर कौन कौन सी साइड्स को यूज करना है? देखो, एक तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी हाँ, एक तो इस हाइपोटेन्यूज को यूज करना है, और दूसरा किस चीज को यूज करूं? इस डिस्टेंस को यूज करूं ए बी डी के अंदर, या इस डिस्टेंस को यूज करूं? तो वो डिपेंड करता है, उसने हमसे पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। बैलून के सेंटर की हाइट, यानी कि उसने ये चीज हमसे पूछी है ये। तो मैंने क्या किया? मैंने इसकी हाइट को यहाँ पर मान लिया डी, यानी कि हमने डी निकालना है। तो एक तो मैं इस हाइट को यूज करूंगा, तो ये क्या है? अगर ये वाला एंगल बीटा है, तो इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो फिर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करना है, यानी कि फिर से साइन थीटा। तो इट मीन्स साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि डी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। तो अब हमने करना क्या है? देखो, डी तो निकालना है और हाइपोटेन्यूज को इक्वेट करना है। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज है, ये एम तो हम पहले ही लेकर चले थे। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन अल्फा बाई 2 को इस साइड लाओगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी आर बाई एच की वैल्यू साइन अल्फा बाई 2। इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं, यहां पर एच ऊपर गया, साइन नीचे आया, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी डी ओवर साइन बीटा। और हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है डी। तो कोई दिक्कत नहीं है, डी के अलावा जो भी है उसको उस साइड भेज दो, साइन बीटा को उस साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन बीटा। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर आ गया। लेकिन यहां पर उसने क्या कर रखा है? उसने साइन अल्फा बाई 2 को भी ऊपर ला रखा है। तो साइन अल्फा बाई 2 जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल होता है जी कोसेक, तो कोसेक अल्फा बाई 2। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो गया? यहां पर अपना आंसर हो गया आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन निकालना बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई और सिचुएशन भी आपको दी जा सकती है। तो ये सोच में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको ये पता चले अब तक जो भी हम इन क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं, ये कोई रटने वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम मतलब कि इसको कैसे करेंगे आप रट लोगे। जो दो ट्रायंगल्स के बीच में जो साइड कॉमन है उसको हम इक्वेट कर रहे हैं, बस उस ट्रायंगल के हिसाब से निकाल के। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लगा रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस पर। समझ में आ रहे हो? तो ये बस सोच में इस क्वेश्चन के थ्रू डेवलप करना चाह रहा हूं। तो फिर वो कोई भी क्वेश्चन दे कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको क्वेश्चन स्ट्राइक ना करे, ठीक है, लेकिन हम जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको हम जल्दी करते हैं, उनके थ्रू हम टाइम बचाते हैं, फिर इन क्वेश्चन को कर लेते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन और ट्राई करो जरा एक बार। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस आर,
एक हेमिस्फेरिकल डोम है रेडियस आर का, देयर स्टैंड्स ए फ्लैग ऑफ हाइट एच, उसके ऊपर एक झंडा है हाइट एच का, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग इज थीटा। तो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है और वहां से जो झंडे का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, ठीक है। मतलब कि कुछ है, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस डी टुवर्ड्स द डोम, उसके बाद यहाँ से डोम की तरफ एक डिस्टेंस डी हमने ट्रेवल किया, मतलब कुछ डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल, जब झंडा सिर्फ दिख रहा है, जस्ट लास्ट मोमेंट पर दिख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। तो इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से देख रहे हो, तो अगर आप यहाँ से झंडे को देखोगे ऐसे, तो आपको ये इतना पूरा झंडा दिखेगा पूरा, ठीक है। हो सकता है आपको इतना झंडा दिख जाए टॉप का। यहाँ से जब आप देखोगे झंडे को ऐसे ऐसे, तो आपको इतना हिस्सा दिख जाएगा झंडे का। अगर आप थोड़े से और आगे आ जाओगे, तो यहाँ से जब आप ऐसे झंडे को देखोगे, तो देखो हमारी नज़र इस डोम के ऊपर से तो देख लेगी ऐसे, तो आपको इतना हिस्सा दिख जाएगा। अगर आप यहाँ से देखते झंडे को ऐसे, तो आपको देखो इतना हिस्सा दिख जाता। तो हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ से हमें झंडा सिर्फ दिख रहा है, सिर्फ जस्ट विजिबल है, उसके बाद हमें नहीं दिखेगा। तो सपोज हम यहाँ पर पहुंच गए, तो जैसे ऐसे हमें सिर्फ झंडा दिख रहा है थोड़ा सा, उसके बाद हमें झंडा नहीं दिखने वाला है। तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम उस पॉइंट पर पहुंच गए, और वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। क्लियर है। इस पॉइंट से अगर थोड़े से और आगे आ जाते तो हमें झंडा नहीं दिख। अब आगे क्या है, देन द रेशियो ऑफ आर टू एच, तो जो झंडे की हाइट है वो एच है, ठीक है। और ये जो डोम है इसका जो रेडियस है वो आर है, तो इसके रेडियस की और झंडे की हाइट की रेशियो हमने निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, जो झंडे के नीचे से यहाँ, मतलब झंडे के जो फ्लैग स्टाफ है, झंडे का जो डंडा है उसके अंदर से गुजरे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसके टॉप पर ये झंडा है, मतलब कि यहाँ पर नहीं है झंडा, ठीक है, नहीं तो फिर ये रेडियस 90 डिग्री का नहीं होगा। बिल्कुल इसके टॉप पर है, बिल्कुल सेंटर में उन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनका नामकरण करूँ ए बी सी डी, तो हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी जी ए सी डी और दूसरी हो जाएगी बी सी डी। क्लियर है भाई। तो अब देखो ट्रायंगल ए सी डी के अंदर ये थीटा है, ये डी है, तो यहाँ पर तो कोई खास इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है नहीं। तो एक बार अंदर ट्राई करते हैं जहाँ पर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। तो ट्रायंगल बी सी डी के अंदर ट्राई करते हैं। तो देखो अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल भी 45 का होगा, ठीक है। और यहाँ पर 45 के सामने कौन सी साइड है, 45 के सामने जो साइड है सी डी, इसकी लेंथ कितनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो है रेडियस इस डोम का जो कि है आर, और उससे ऊपर है जी झंडे की हाइट एच, यानी कि ये साइड है आर प्लस एच। अगर 45 के सामने आर प्लस एच है तो इस 45 के सामने ये वाली साइड भी आर प्लस एच हो जाएगी, ये पूरी साइड। क्लियर है, ये पूरी साइड। और यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक एच हो जाएगी। चलो हमें इतना ही पता चल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस डी है, हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ट्रिकी पोर्शन ये है कि भाई अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, किसी भी सर्कल से कोई टेंजेंट गुजरता है और आप सेंटर को मिलाते हो तो वो 90 डिग्री पर होता है। तो अब आप इस स्फेरिकल जो डोम है, ये 2D में एक सर्कल की तरह दिख रहा है, अगर आप इसके सेंटर से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इनमें से अगर मैं यहाँ पर इसको एफ दूं तो बी सी एफ को देखो जरा, और डी सी एफ, इन दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ठीक है भाई, बिकॉज ये यहाँ पर 90 है। तो ये फिर से 45 45 90 वाली ट्रायंगल बन गई। अब देखो ये वाली साइड क्या होगी, एफ सी वाली साइड कितनी है, चलो कलर बदल लेते हैं, नहीं तो आपको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही होगी। तो एफ सी जो है वो रेडियस है, एफ सी जो है वो रेडियस है। तो देखो 45 के सामने क्या है, रेडियस है, और 90 के सामने क्या है, 90 के सामने है आर प्लस एच। तो आपने ये बात तो देखी है
कि भाई 45 45 90 वाली ट्रायंगल के अंदर 45 के सामने जो भी लेंथ है उसकी √2 टाइम्स 90 के सामने होती है। तो बस वही है, 45 के सामने क्या है, 45 के सामने r है। अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो 90 के सामने है, जो कि है r प्लस h, क्योंकि 90 के सामने वाली √2 गुना होती है 45 के सामने वाले की। तो इसी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए ये वाली ट्रायंगल भी यूज कर सकते थे, ये वाली भी, एक ही बात है। तो बस अब इस r को उस साइड भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, √2r माइनस r इज इक्वल टू h। यहाँ पर r हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, √2 माइनस 1 इंटू r। ठीक है, अब हमने r और h का रेशियो निकालना है तो h को इस साइड ले आओ, r बाई एच इज इक्वल टू 1 बाई √2 माइनस 1। तो इसको आप देखते ही देखते रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेशनलाइजेशन करने के काबिल होने चाहिए, इसका रेसिप्रोकल लिखने के, तो जो कि है √2 प्लस 1। तो r इज टू h का रेशियो है √2 प्लस 1 बाई 1, दैट इज गिवन बाई ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली मेहनत करोगे तो एंजॉय भी करोगे और साथ में सीखोगे भी। तो अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स में।